हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है प्रश्न विविध यानी मिसलेनियस प्रश्नों को कवर करेंगे और ये पॉलिटी का लास्ट चैप्टर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? तो सही जवाब होगा 1945 में। सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया। 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था। बाद में 51वें सदस्य के रूप में उसने इस पर हस्ताक्षर किए। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ और इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन है। याद रखिएगा इनके नाम। और 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, यानी अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है। इनका नाम याद रखना है। तो इसका सही जवाब होगा जर्मनी। ठीक है, यह अस्थायी सदस्य नहीं है। 5 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया है? इसका सही जवाब होगा कनाडा को। 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 2020 में जून 2020 में कनाडा को नहीं चुना गया है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में देख लेते हैं। 17 जून 2020 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। 17 जून 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2021-22 के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत के अतिरिक्त आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे को भी 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 अन्य अस्थायी सदस्य देश हैं 2020-21 के लिए। कौन कौन है? एस्टोनिया है, नाइजर है, सेंट विंसेंट है एंड ग्रेनेडिनेंस और ट्यूनिसिया और वियतनाम है। तो 5 नाम याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथन है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हुआ है तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं इसको रिपीट कर दूंगा। इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य किसी संकल्प के विरुद्ध मत देकर उसे पारित होने से रोक सकता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल मतलब कि सही ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। इन 5 का नाम याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। मात्र अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त है, जिसके प्रयोग से वे किसी संकल्प को पारित होने से रोक सकते हैं। तो डी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण को इसका जो संबंध है मतलब कि बताना है कि किस तरह से है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण को मुख्य रूप से जो संबंध है मुख्यतः सुरक्षा परिषद से है। तो इसका सही जवाब होगा सुरक्षा परिषद, सी ऑप्शन। और याद रखिएगा सुरक्षा परिषद से इसका मतलब कि मुख्यतः जो संबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए थोड़ा सा ब्लर हुआ है, मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र में या संयुक्त राष्ट्र में सुशासन की कुछ विशेषाधिकार की पहचान की गई है। निम्न में से कौन सी एक उच्च विशेषाधिकारों में से नहीं है? इसका सही जवाब होगा सरकार की वैधता, सी ऑप्शन। थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कि ब्लर होने की वजह से अस्पष्ट हो रहा है, तो डोंट माइंड। फिर भी इसका जो सही जवाब होगा सरकार की वैधता। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा है, यहाँ पे जो है स्पष्ट है, उसके जो डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं उस प्रश्न से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग चीजों को देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 8 मुख्य विशेषताओं के आधार पे जो है सुशासन को परिभाषित किया है, जिनमें शामिल है भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति और समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता, जवाबदेही। अतः जो जवाबदेहिता है मतलब कि जो कह सकते हैं कि जो सुशासन को परिभाषित किया, जिनमें जो शामिल है जैसे पार्टिसिपेशन यानी भागीदारी है, विधि का शासन है, पारदर्शिता, अनुक्रियता, आम सहमति, समानता और समावेशिता, प्रभावशीलता और दक्षता। जवाबदेहिता सरकार की वैधता संयुक्त राष्ट्र के द्वारा परिभाषित सुशासन की विशेषताओं में शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? 2019 का क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा अंतोनियो गुटरेस, बी ऑप्शन। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो जो है गुटरेसे हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2017 को यह पद ग्रहण किया था, जबकि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव नाइजीरिया की जो है अमीना जे मोहम्मद है। नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? तो सही जवाब होगा बुतरस घाली यानी सी ऑप्शन। देखिए बुतरस घाली संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अफ्रीकी महासचिव थे। इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के 6वें महासचिव के रूप में जो है 1 जनवरी 1992 से 31 दिसंबर 1996 तक कार्य किया। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? इसका सही जवाब है यूथांट, डी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में जो है यूथांट का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है 1961 से 1971 के बीच। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिवों को जो कार्यकाल है क्रम में जो है दिया गया है, तो आप देख सकते हैं निम्नवत है। ग्लैडविन जेबक यानी ये यूके कार्यकारी महासचिव है और इनका जो कार्यकाल था 24 अक्टूबर 1945 से 2 फरवरी 1946। त्रिगवे ली है, इनका जो कार्यकाल आप देख सकते हैं। नाम याद रखिएगा कौन कौन रहे। तो जो है दूसरा इसके बाद है डॉ हैमरशोल्ड, तीसरा है यूथांट, चौथा है कुर्ट वाल्दीहिम, याद रखिए कौन है चौथा? कुर्ट वाल्दीहिम। पांचवा है जेवियर पिरेज डी कुइलार। छठा है बुतरस घाली। कोफी अन्नान मतलब कि 7वें हैं। बान की मून है, दक्षिण कोरिया के हैं, इनका जो समय था 2007 से 2016 के बीच था। और एंटोनियो गुटरेस जो पुर्तगाल के हैं, इनका समय जो है 2017 से वर्तमान तक है। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम याद रखना है, कब से कब तक रहे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कौन कौन रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर है, संसार की मुख्य भाषाएं हैं। संसार की कौन कौन सी मुख्य भाषाएं हैं? उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो देखिए इसका सही जवाब होगा हिंदी। हिंदी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश व रूसी आधिकारिक भाषाएं थी, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं थी। परंतु वर्तमान में अरबी, चीन, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी करने वाली जो है ये भाषाएं हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? तो सही जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। 4 अक्टूबर 1977 को तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। इन्होंने 2000 में प्रधानमंत्री के रूप में भी इसके सत्र को जो है हिंदी में संबोधित किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा?
देखिए, प्रश्न काल के दौरान अगर बात किया जाए तो स्विट्जरलैंड संयुक्त राष्ट्र का जो है सदस्य नहीं था, तो स्विट्जरलैंड जो है इसका सही जवाब हो सकता है, क्योंकि उस समय संयुक्त राष्ट्र का यह सदस्य नहीं था। लेकिन 10 सितंबर 2002 को जो है यह 190वें यानी 190वें सदस्य के रूप में जो है यह संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ। 190 सदस्य ये जो था कौन, जो स्विट्जरलैंड था, यह संयुक्त राष्ट्र में 190वें स्थान पे आया। और जबकि लीबिया 1955 से, इराक 1945 से, नामीबिया 1990 से पहले से ही ये संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की कुल संख्या 193 है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। विश्व का नवीनतम राष्ट्र है दक्षिण सूडान, डी ऑप्शन। 9 जुलाई 2011 को विश्व के नवीनतम देश के रूप में दक्षिणी सूडान का जो है जन्म हुआ था और इसे 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वें यानी 193वें जो सदस्य है देश के रूप में इसे शामिल किया गया। और इसकी जो वर्तमान राजधानी है कहां पे है, जुब्बा है। तो दक्षिणी सूडान का राजधानी जुब्बा है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ में 193वें सदस्य के रूप में जो है शामिल हुआ था, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? तो सही जवाब होगा द हेग। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है नीदरलैंड के हेग में स्थापित है। इसकी स्थापना जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत 1945 में की गई थी और इसने अप्रैल 1946 से जो है कार्य करना प्रारंभ किया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रधान अंगों में एकमात्र ऐसा है जो न्यूयॉर्क के बाहर स्थित है। 17 नंबर क्वेश्चन है, श्री R.N. पाठक से पूर्व अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे, कौन रहे? श्री R.N. पाठक से पूर्व अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय न्यायमूर्ति रहे। इनका नाम है BN राव और नगेंद्र सिंह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित हुए भारतीय न्यायमूर्ति हैं BN राव, नगेंद्र सिंह और R.N. पाठक एवं दलवीर सिंह भंडारी। 2020 से अब तक है। और 20 नवंबर 2017 को संयुक्त महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने न्यायाधीश दलवीर भंडारी को 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का सदस्य पुनर्निर्वाचित किया। क्वेश्चन नंबर 18, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विधि का नियम सूचकांक यानी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा जो है जारी किया जाता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिए, विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स विश्व न्याय परियोजना वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 में जारी इस सूचकांक के नवीनतम संस्करण में विश्व के 128 देशों और अधिकारिता क्षेत्रों के 1,30,000 से अधिक परिवारों और 4,000 से अधिक विशेषज्ञ सर्वेक्षणों के आधार पर कानून पालन के नियमों का जो है मापन किया गया है। 2020 में जारी इस सूचकांक में भारत को 69वें स्थान पे जो है रखा गया है, यानी इसे 69वें स्थान दिया गया है। विश्व न्याय परियोजना एक अमेरिकी स्वतंत्र बहुआयामी संगठन है जो विश्व भर में विधि के नियम को जो है उन्नत करने के मिशन पर कार्यरत है। इसकी स्थापना 2006 में विलियम एच न्यूकोम के द्वारा की गई थी। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार इसके अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है विश्व के प्रमुख गैर सरकारी संगठनों में से एक है जिसका मुख्यालय लंदन में है। 20 नंबर है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? इसका सही जवाब होगा विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन करता गैर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में लंदन के एक
बैरिस्टर पीटर बेनेंसन ने की थी। 1961 में यानी 1961 में जो है पीटर बेनेंसन ने विश्व में हो रही अनैतिक गिरफ्तारी के विरोध में द फॉरगॉटेन प्रिजनर्स नामक एक लेख लिखा। एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त रूप है। इसका मुख्यालय लंदन में है, ध्यान रखिएगा। 21 है एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो सही जवाब मानव अधिकारों के संरक्षण से। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है एक संगठन है, यह जो जुड़ा हुआ है मानव अधिकारों के संरक्षण से। 22 नंबर है डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, जो प्राय समाचारों में आया है, एक है, क्या है? तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो प्राय समाचारों में आया है एक गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स एक मानवतावादी चिकित्सकीय गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना दिसंबर 1971 में फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस संस्था का उद्देश्य जाति, धर्म, पंथ या राजनीतिक प्रतिबद्धता के बिना प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं और सशस्त्र संघर्षों के पीड़ितों की सहायता करना है। इस संस्था को 1999 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? इसका सही जवाब होगा 28 देशों में। ठीक है, ऑप्शन सही नहीं है। मार्च 2015 में प्रस्तुत विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अनुसार लगभग 28 देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है। ये देश हैं कौन कौन? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बोलीविया, ब्राजील, कांगो, कोस्टारिका, डोमिनिकन रिपब्लिक और इक्वाडोर, मिस्र, ग्रीस इत्यादि। 24 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखिए ए ऑप्शन है अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, तो बिल्कुल गलत है। प्रतिनिधि सभा के सदस्य, ये भी गलत है। और सीनेट के सदस्य, ये भी गलत है। यानी इनमें से कोई नहीं सही जवाब होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है सीधे जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। इसके लिए इलेक्टोरल कॉलेज का जो है प्रयोग किया जाता है और सभी इलेक्टर्स को मिलाकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के द्वारा होता है। यही इलेक्टोरल राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को वोट देकर चुनते हैं। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल इलेक्टोरल की संख्या 538 है। ध्यान रखिएगा, इलेक्टोरल वोटों की संख्या हर राज्य में जो है अलग अलग होती है। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से इलेक्टोरल का जो है कोटा होता है, यानी इलेक्टर्स का कोटा होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहां होती है? अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर में होती है। कहां की होती है? तो न्यू हैम्पशायर। अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी न्यू हैम्पशायर और पहला काकस आयोवा राज्य से होता है। ठीक है, जिसके लिए चुनाव राष्ट्रपति चुनाव से जो है लगभग 1 वर्ष पूर्व ही हो जाते हैं। पारंपरिक रूप से जो है यहीं से अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। प्राइमरी चुनाव राज्य तथा स्थानीय सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, जबकि काकस निजी कार्यक्रम है जो सीधे राजनीतिक दलों के द्वारा स्वयं चलाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 26। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? बताइए, लिखित संविधान की कॉन्सेप्ट ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान की अवधारणा का जन्म जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 से प्रभावी और विश्व का यह प्रथम लिखित संविधान है। 27 नंबर क्वेश्चन है लैरी प्रेसलर। लैरी प्रेसलर निम्न में से किससे संबंध है? लैरी प्रेसलर, इनका संबंध है क्लिंटन के द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जो लैरी प्रेसलर हैं अमेरिका के प्रमुख सीनेटर थे, जिन्होंने अमेरिका के द्वारा दी जाने वाली सहायता को परमाणु अप्रसार से जोड़ने के लिए जो है प्रेसलर संशोधन प्रस्तुत किया गया था। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति विल क्लिंटन के द्वारा पाकिस्तान को प्रस्तावित सैन्य सहायता की आलोचना की और इसी आधार पर की थी कि पाकिस्तान परमाणु विकास एवं प्रसार में जो है संलग्न है। 28 में आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? प्रेसलर संशोधन किससे संबंधित है? चकमा शरणार्थी का संबंध किससे? पेरेस्ट्रोइका का संबंध और 13 दिसंबर 1993 में क्या हुआ था?
बताइए, इसके बारे में पहले वाले सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जो लोग हमारे साथ रेगुलर हैं उनको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। इसके बारे में फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, प्रेसलर संशोधन के द्वारा अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ा गया। चकमा शरणार्थी भारत में बांग्लादेशी शरणार्थी हैं। पेरेस्ट्रोइका पूर्व सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की राजनीतिक और आर्थिक पुनर्गठन की नीति थी। 13 सितंबर 1993 को इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के बीच समझौता हुआ था। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 29 नंबर है एशिया की धुरी। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है किसकी? तो सही जवाब यूएसए की। अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति यूरोप और मध्य एशिया पर जो है केंद्रित रही है, परंतु सोवियत संघ के पतन और वैश्वीकरण के प्रभाव, पहुंच और दायरे में वृद्धि, चीन समेत एशियाई देशों के आर्थिक उत्थान के वैश्विक शक्ति संतुलन में धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर दिया है। परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर अपनी वर्चस्वशाली स्थिति को जो है सुरक्षित रखने और अमेरिकी हितों को पुनर्समायोजित करने के लिए अमेरिकी विदेश नीति में एशिया की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। और इस बात की स्पष्ट अभिव्यक्ति अमेरिका के तत्कालीन ओबामा प्रशासन की जो है एशिया को धुरी बनाने की नीति के रूप में दिखाई देती है। ठीक है, यह नीति एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारे से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप तक प्रशांत और हिंद दो महासागरों के दायरे में विस्तृत एशिया प्रशांत क्षेत्र पर केंद्रित है। 30 नंबर है CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? तो सही जवाब होगा यूएसए की। CIA जो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की जो है गुप्तचर एजेंसी है। 31 है जो रॉ है रिसर्च एवं एनालिसिस निम्नलिखित में से किसका भाग है? रॉ है जो रिसर्च एवं एनालिसिस है निम्नलिखित में से किसका भाग है? सही जवाब होगा मंत्रिमंडल सचिवालय का। देखिए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ जो है भारत की अंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है, जिसका गठन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में 21 सितंबर 1968 को किया गया था। यह संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत यानी कैबिनेट सेक्रेटरीट के संदर्भ में यह आता है। 32 नंबर है मोसाद क्या है? मोसाद क्या है? मोसाद इजराइल का सरकारी गुप्तचर संगठन है। याद रखिएगा, जो मोसाद है वो क्या है? मोसाद इजराइल का सरकारी गुप्तचर संगठन है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ISI का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। ISI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह हाईलाइटेड भी है। ISI देखिए इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ये पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ISI क्या है? पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। इसका पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। 34 है फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? फोर्थ एस्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है? तो इसका सही जवाब होगा प्रेस, डी ऑप्शन। प्रेस यानी मीडिया राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अतः इसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ की संज्ञा जो है दी गई है, फोर्थ स्टेट। 35 है ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? इसका सही जवाब होगा फ्लीट स्ट्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है। दूसरा कथन है रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। तीसरा है रूसी संसद में उच्च सदन का नाम जो है स्टेट ड्यूमा है। इसका सही जवाब क्या होगा? बताइए कौन से कथन सही है? तो देखिए केवल पहला कथन सही है, रूस की संसद फेडरल असेंबली कहलाती है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान के संसद को क्या कहा जाता है? तो डायट इसका सही जवाब होगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 38 है चीन की संसद जानी जाती है। चीन की संसद जानी जाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से। चीन की संसद जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जो है जानी जाती है और इसमें वर्तमान में 2980 सदस्य हैं। यह विश्व का सबसे बड़ी संसद है, परंतु वास्तव में यह लगभग रबर स्टाम्प विधायिका है जो कि समानतः चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णयों पर जो है मुहर लगाती है। 39 है किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को
प्रिंसलिंग नाम से जो है जाना जाता है, इसका सही जवाब होगा चीन। चीन के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जो है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, तास कहां की समाचार एजेंसी है? तास कहां की समाचार एजेंसी है? तो रूस की। तास जो है पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की समाचार एजेंसी है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात जो है इसे वर्ष 1992 में इंफॉर्मेशन टेलीग्राफ एजेंसी ऑफ रूस में समाहित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में जो है पुनः इसका नाम तास कर दिया गया। 41 है, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? चीन की समाचार एजेंसी का नाम है न्यू चाइना न्यू एजेंसी। सिन्हुआ समाचार एजेंसी या न्यू चाइना न्यू एजेंसी चीन की जो है समाचार एजेंसी है। 42 है, डॉन किस देश का समाचार पत्र है? डॉन किस देश का समाचार पत्र है? सही जवाब होगा पाकिस्तान। 43 है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को जो है येलो बुक कहा जाता है? किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा फ्रांस। फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट या कूटनीतिक दस्तावेजों को जो है येलो बुक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। सभी राज्य, क्षेत्र, देश जो है जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन सही है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। राष्ट्रमंडल का जो है अभी तक कोई अपना चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, हालांकि इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी राज्य, क्षेत्र या देश जो किसी समय ब्रिटिश साम्राज्य के मतलब कि अधीन थे, स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बन गए, बल्कि इसकी घोषणा उस देश को करनी होती है जो उसमें सम्मिलित होना चाहता है। ब्रिटिश साम्राज्य के क्षेत्राधिकार या शासन अधिदेश वाले कई देश जैसे बर्मा, अदन, मिस्र, इराक, कुवैत, यूएई आदि स्वतंत्र होने पर जो है राष्ट्रमंडल के सदस्य नहीं बने। अतः पहला कथन सही है तथा दूसरा कथन गलत है। 45 है, स्वेच्छा से किया गया समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब क्या होगा? पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्न में से किसको जो है इंगित करता है? स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? इसका सही जवाब होगा भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र होने के पश्चात भी भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में बने रहने का निर्णय किया, किंतु अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पंडित नेहरू ने कहा था कि यह स्वेच्छा से किया गया समझौता है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। 46 है, प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। सितंबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। इसके पश्चात इंदिरा गांधी ने वर्ष 1976 में तथा मनमोहन सिंह ने अगस्त 2005 और पुनः मई 2011 में इस देश की यात्रा की। दिसंबर 2015 और जून 2016 में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। 47 है, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी किसने प्रारंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखिएगा इसको। जवाहरलाल नेहरू जो है अंतरिम प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद जिस विदेश नीति की घोषणा की थी वह तटस्थता पर आधारित थी, अर्थात गुटों की राजनीति से दूर रहना और एक स्वतंत्र नीति का विकास करना। ध्यान रखिएगा। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन है। कौन एक जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्षता, यानी ए ऑप्शन जो है गुट निरपेक्षता जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। पंचशील का अर्थ होता है व्यवहार या आचरण के 5 नियम। पंचशील के 5 सिद्धांत है। पहला, एक दूसरे के भू क्षेत्रीय अखंडता तथा प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान। दूसरा है अनाक्रमण। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। चौथा है परस्पर लाभ तथा समानता और 5वां है शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व। गुट निरपेक्ष स्वयं में पंचशील का सिद्धांत नहीं है, बल्कि गुट निरपेक्षता की नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है। 49 है, सूची 1 सूची 2 के साथ जो है आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत है? तो उपाधियों का अंत जो है मूल अधिकार के संदर्भ में है। ग्राम पंचायतों का गठन क्या है? तो बताइए राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
6 से 14 वर्ष तक के बाल या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना क्या है? बताइए, क्या मौलिक कर्तव्य है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। कहां पे दिया गया है? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। ठीक है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। उपाधियों का अंत जो है मूल अधिकार के अंतर्गत है। ग्राम पंचायतों का गठन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है। सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए, जो कृत्यकारी है, जो शपथ या प्रतिज्ञान है, इसका संबंध बताइए किससे किसके साथ है? तो इसका सही जवाब होगा सी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन और संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण के शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय के जज जो होते हैं संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के और संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। संसद सदस्य जो होते हैं कर्तव्य के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ लेते हैं। और संघ का मंत्री जो होता है सूचना की गोपनीयता की शपथ लेता है। राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन जो है अनुच्छेद 60 में किया गया है, जबकि अन्य तीनों की शपथ का जो उल्लेख है 3री अनुसूची में किया गया है। ध्यान रखिएगा। 51 है, संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। सी ऑप्शन। वे अधिकार जिनका संविधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है तथा अन्य रूप से वर्णित होते हैं संविधानेतर अधिकार कहलाते हैं। 52 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 4 घटनाएं हैं। पहला है, भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार। दूसरा, भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट ऑफ बैंक रखा गया। तीसरा, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। चौथा है, गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा घटना का जो सही कालानुक्रम है वो है आपका? तो सही जवाब है बी ऑप्शन। पहले एयर इंडिया राष्ट्रीयकरण किया गया एयर इंडिया का और यह राष्ट्रीय वाहक बन गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ भारत का उस समय का सबसे बड़ा जो बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय स्टेट ऑफ बैंक। इसके बाद क्या हुआ? भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार और इसके बाद गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बन गया यानी पार्ट। तो इसका बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। देखिए 1953 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया और यह राष्ट्रीय वाहक यानी कैरियर बन गया। जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया और 1957 में सर्वप्रथम केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार बनी तथा केरल के मुख्यमंत्री के रूप में EMS नंबूद्रिपाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किया और 1961 में पीपुल्स कार्रवाई के जरिए गोवा को जो है भारत में शामिल कर लिया गया। पीपुल्स कार्रवाई के अंतर्गत 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा जो है गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया। 1987 में गोवा जो है एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। ठीक है। 53 है, जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां क्या क्या है? जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर की जो शक्तियां हैं, देखिए पहला है कानून व व्यवस्था को बनाए रखना। इसके बाद है पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना। पहला यानी ABC आपका सही है। डी जो है भू राजस्व एकत्र करना, यह सही नहीं है। तो जिला दंडनायक का जो या जिला कलेक्टर जो है जिनकी शक्तियां जो है वो है डी ऑप्शन नहीं है। भू राजस्व एकत्र करना इनका शक्ति नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जिला दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के शक्तियों के अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पार पत्रों की जांच करना आदि इनका कार्य, मतलब कि इनका एक कह सकते हैं कि शक्ति है, इनका कार्य निहित है इसमें। जबकि भू राजस्व एकत्र करने की शक्ति जो है इसका प्रयोग जिलाधिकारी जिला कलेक्टर की हैसियत से करता है, तो याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को जो है हम लोग कवर करेंगे और शायद आपका जो है जो नेक्स्ट सेशन होगा वो लास्ट सेशन होगा। और इसी के साथ आपका घटना चक्र पॉलिटी का कंप्लीट पूरी डिस्कशन के साथ, मतलब कि संक्षिप्त नोट और डिस्कशन के साथ, प्रश्न एनालिसिस के साथ ये समाप्त हो जाए।